हेलो जय हिंद साथियों। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है विभाजन यानी कि भारत का बंटवारा। उससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं ये हम शुरू करने आ रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो हमारे क्लास 12th की दूसरी बुक का पहला चैप्टर है। कौन सी क्लास 12th। अब एक क्वेश्चन मन में उठता है बेटा, क्या बंटवारा गांधी जी की वजह से हुआ था? क्या जो बंटवारा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुआ था? क्या बंटवारा मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हुआ था? ऐसे कई सारे तमाम क्वेश्चन बेटा मन में अचानक से उठते हैं। तो इसका एक डीप राज जानने के लिए बेटा हमें एक लंबी हिस्ट्री को पकड़ना होगा। उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं बेटा, इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहले हम समझ लेते हैं बेटा एक राष्ट्र क्या होता है। क्या चीज? राष्ट्र क्या होता है? एक राष्ट्र के लिए बेटा चार चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली होती है बेटा जनसंख्या, भूखंड, सरकार और चौथी चीज होती है संप्रभुता। देखो जब हमारा भारत आजाद हुआ बेटा 1947 में, कब? 1947 व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंट। बड़ी ही शुभ डेट थी 15 अगस्त 1947। लगभग 190 साल की अंग्रेजों से गुलामी से हमें छूट मिल गई। ये तो बेटा कहने मात्र है कि 190 साल की गुलामी, लगभग भारत 800 साल गुलाम रहा। पहले मुगलों ने गुलाम बनाया, उसके बाद अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, और दोनों ही लुटेरे थे। दोनों ने भारत को लूटा है ना। वरना भारत इससे पहले तो बेटा एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, बहुत पैसा था हमारे पास। इंडिया में हर एक व्यक्ति एक अच्छा खासा कमाता था, बढ़िया चलता था, है ना। बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी लोगों के पास। लेकिन ये मुगल आए और मुगलों के बाद अंग्रेज आए, दोनों ही भारत को बर्बाद करके चले गए। ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, इससे पहले भारत के पास भूखंड था। भूखंड का मतलब है जमीन का टुकड़ा था, लैंड था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज हम पे राज करते थे तो हम हवा में रहते तो जमीन पे ही थे। भारत पे जनसंख्या भी थी, लोग तो रहते ही थे ना, पत्थरों पे राज थोड़ी ना करते थे अंग्रेज। उसके बाद बेटा भारत पे अपनी सरकार भी थी। बस कमी थी भारत पे किस चीज की बेटा? तो आप कहेंगे सर हमारे पास कमी थी संप्रभुता की। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है बेटा? संप्रभुता का मतलब होता है एक ऐसा देश, ठीक है। क्या याद रखेंगे? एक ऐसा देश जिस पर कोई बाहरी दबाव ना हो। बाहरी दबाव ना हो। एक ऐसा देश जिस पर कोई बाहरी दबाव ना हो। बाहरी दबाव का मतलब समझते हो मेरे बालक? बाहरी दबाव का मतलब है कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करता हो। अब इसी चीज को अगर मैं बाबू आपको समझाने की कोशिश करूं या दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखना। अब देखो अंग्रेजों से हम बात करें तो लगभग 1600 ईस्वी के बाद ही अंग्रेज भारत पहुंचे, है ना। और अंग्रेज पूर्ण रूप से हम पे कब्जा कर पाए थे कब? प्लासी के युद्ध के बाद। कब? प्लासी के। इस टाइम तक तो बेटा अभी व्यापारी के रूप में आए हुए थे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आप कहेंगे मेरे साथ सर प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757। और उसके बाद एक हुआ बेटा द बैटल ऑफ बक्सर। क्या चीज? बक्सर का युद्ध। ये हुआ बेटा 1764। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने दीवानी अधिकार भारत पर कायम करने शुरू कर दिए थे। लेकिन क्या यहीं से बंटवारे की जड़ें बैठ गई थी? तो बेटा ऐसा नहीं था। अगर मैं आपसे बात करूं 1857 की, कब की? 1857। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि ये वो टाइम था जब भारत ने आजादी की पहली बार मांग छेड़ी। क्या छेड़ी? आजादी की मांग छेड़ी पहली बार, और एक बड़ा विद्रोह किया, बड़े स्तर पर लड़ाई
लड़ी। अब इस लड़ाई में बेटा हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी थी। क्या दिखाई दी थी? हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आपस में लड़ रहे थे, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस युद्ध में। अब इसके बाद अगर आप बात करें, थोड़ा सा इतिहास को आगे और खोदें, तो यहां से बन गई बेटा एक पार्टी 1885 में, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा हमारे देश में, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है कांग्रेस का। हमारी आजादी में भी कंट्रीब्यूशन है, हमारे डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब जिस स्तर के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं बेटा, उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, उन्होंने कांग्रेस को खराब कर दिया है ना। अब बेसिकली कोई भी देखो, किसी भी चीज की जड़ें खराब नहीं होती। कुछ समय के लिए कोई नेता ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पार्टी खराब दिखने लगती है ना। हो सकता है कुछ समय बाद दोबारा कांग्रेस में ऐसे लीडर शामिल हो जाए जिसकी वजह से कांग्रेस दोबारा से आगे बढ़ने लगे, है ना, दोबारा से आगे दिखाई देने लगे। अब बेसिकली 1885 में कांग्रेस बन गई। कांग्रेस हमारे भारत के लिए आजादी की लड़ाई भी लड़ रही थी, एक मंच बन चुका था। मंच का मतलब समझते हो बेटा? एक अच्छा खासा पूरा ग्रुप बन चुका था जो सब मिलकर, यानी कि कोई भी आजादी की लड़ाई लड़ते तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आके खड़े हो जाते। ठीक है, तो अंग्रेजों के मन में आया ये तो हमारे लिए ही खतरा बनती आ रही है। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना यार एक ऐसी पार्टी बना दी जाए जो हिंदू और मुसलमान को क्या कर दे, अलग कर दे, सेपरेट कर दे। क्या कर दे? सेपरेट। तो यहां से नींव निकलती है बेटा एक पार्टी की 1906 में, मुस्लिम लीग। कौन सी? मुस्लिम लीग। ठीक है, जिसकी स्थापना सन 1906 में हुई। कब हुई? सन 1906। और किसने की? सलीमुल्ला आगा खान और सलीमुल्ला ने, है ना। इन्होंने एक पार्टी बना ली मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों के लिए अलग पार्टी थी। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने चॉइस किया था बंदों को, अपने एजेंट बनाए। उसमें एक एजेंट कौन थे भैया? सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद खान। ठीक है, अब सैयद अहमद खान ने डिमांड करनी शुरू की थी भैया मुसलमानों के लिए। यहां से एक न्यू पार्टी का जन्म हो गया। कौन सी पार्टी कहलाई? मुस्लिम लीग कहलाई। अब मुस्लिम लीग बनती है तो मुस्लिम लीग के बाद बेटा 1909 में सबसे पहले, कब? 1909 में इन्होंने अपने लिए जो 1909 का बेटा एक्ट आया था ना, 1909 का एक्ट क्या है? मॉर्ले मिंटो एक्ट। कौन सा? मॉर्ले मिंटो एक्ट। अब 1909 में मेरे बाबू इन्होंने क्या किया? 1909 में एक सेपरेट इलेक्टोरल के लिए डिमांड कर दी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी। अब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी, ये इस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना इसके अपोस्ट खड़े हो गए, यानी नहीं, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं इसे, पृथक निर्वाचन मंडल को। ठीक है, क्या डिमांड की थी भाई? पृथक निर्वाचन मंडल की थी, निर्वाचन मंडल। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए पृथक निर्वाचन मंडल। ये किसने बोल दिया बेटा? ये बोल दिया किसने? ये बोल दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अब जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये चीज बोल दी भैया, तो बात यहां पे आ गई कि यहां से दिखाई दे रहा है कि अभी तक मोहम्मद अली जिन्ना कभी विभाजन के पक्ष में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब असली कहानी शुरू हुई बेटा, मैं आपको बताऊं 1937 1935 एक्ट आया, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया बाबू? तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। इसके तहत अब हमारे भारत में क्या होने थे भाई? प्रांतीय चुनाव होने थे। क्या होने थे? प्रांतीय चुनाव। अब भैया 11 प्रोविजंस में चुनाव हुए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें 8 में कांग्रेस जीत गई। यानी कि जहां जहां हिंदू बहुल इलाके थे वहां पे कांग्रेस की जीत होती चली गई। अब जैसे जैसे कांग्रेस की जीत होती चली गई भैया, मोहम्मद अली जिन्ना को समझ आ गए यहां तो मेरी खिचड़ी नहीं पकने वाली, यहां तो मेरी दाल नहीं गलने वाली। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यार अब एक अलग देश की डिमांड कर दी जाए। अब यहां से जब भारतीय अपनी आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना देश के लिए एक जहर बन रहे थे। जहर बनने वाला समझते हो बेटा? जैसे धीरे धीरे जहर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है ना,
वैसे ही ये मोहम्मद अली जिन्ना नाम का जहर हमारे पूरे भारत में फैल गया। इन्होंने टारगेट किया मुस्लिम कम्युनिटी को, भड़काया कि आप अपने लिए एक अलग देश रख लो वरना ये हिंदू आपको वहां खुश रहने नहीं देंगे, जबकि हमारे भारत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। असली लालच इनके मन में प्रधानमंत्री पद का था। किसका था बालक? प्रधानमंत्री पद का था। ठीक है, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने बंटवारे की डिमांड रख दी और सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे आता है कि महात्मा गांधी जो शुरू में एक चीज कहते थे बेटा कि भारत का विभाजन नहीं होगा और अगर भारत का विभाजन होता है तो मेरी लाश पे होगा, यानी कि मेरे मृत्यु पर, मेरी लाश पर भारत का विभाजन मैं एक्सेप्ट करूंगा वरना नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा बेटा, एक डेट बताता हूं आपको, 16 अगस्त। ठीक है, यहां पे एक मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। इसके बाद जो खून खराब है, जो सांप्रदायिकता है, क्या है बालक? आप कहेंगे सांप्रदायिकता, वो बढ़ती चली गई, यानी कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ने लगे। आपस में ही जो कभी भाई हुआ करते थे, आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई फैल गई दोनों के बीच कि अब बंटवारे को रोक पाना पॉसिबल ही नहीं था। उस टाइम पे जब भारत का बंटवारा हो रहा था, उस टाइम पे महात्मा गांधी बंगाल में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए मदद कर रहे थे, सभी लोगों से आह्वान कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि शांति से जाओ, शांति से जाओ। लेकिन लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी, हजारों लोगों के साथ गलत हो चुका था, लाखों लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो चुके थे। इसका असली कारण कौन? असली कारण रहा बेटा कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ भी नहीं देखा और भारत के विभाजन के लिए लड़ाई लड़ते रहे, है ना। तो अब यहीं से हमें समझना होगा बेटा, ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का मतलब क्या होगा। आखिरकार जब हमारा भारत बना तो हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां आई। एक तो ये ही चुनौती, बंटवारा, विभाजन ही सबसे बड़ी चुनौती रही, है ना। और कल की क्लास में हम समझेंगे बेटा कि आखिरकार पूरा चैप्टर कैसे कंटिन्यू हमें करना है। आज मैं आपको एक बंटवारे का फेस समझाना चाहता था, क्योंकि जब तक बेटा बैकग्राउंड ही समझ नहीं आएगा, जब तक कहानी समझ नहीं आएगी, तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।